आज हम प्रॉब्लम नंबर 19 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 19 करने जा रहे हैं जी। प्रोफेसर रियाज अहमद आ सीनियर सिटीज़न। प्रॉब्लम नंबर 19 करने जा रहे हैं। प्रोफेसर रियाज अहमद साथ सीनियर सिटीज़न भी है। ये पहला क्वेश्चन ऐसा हम कर रहे हैं जो टीचर भी है और सीनियर सिटीज़न भी है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉब्लम नंबर 18 मैंने कहा कि वो आपने खुद करना है। इजी क्वेश्चन है, उसमें ऐसी कोई चेंज नहीं है कि जो समझाने वाला वो मेन पॉइंट नहीं है। फॉरेन सोर्स इनकम हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, उसमें भी फॉरेन सोर्स इनकम है। इसके अलावा उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो प्रॉब्लम नंबर 18 आपने खुद करनी है, यह आपका होमवर्क है। तो जो प्रॉब्लम ज़्यादा आसान होती है ना, जिसकी सारी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होते हैं। एक इससे पहले मैंने एक प्रॉब्लम आपको दी थी होमवर्क के लिए, और एक आपको ये कहा जी आप खुद कर लें इसे। तो अभी हम प्रॉब्लम नंबर 19 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 19 करने जा रहे हैं जी प्रोफेसर रियाज अहमद। सबसे पहले जी प्रोफेसर रियाज अहमद, उसकी बेसिक सैलरी है 9 लाख। बेसिक सैलरी है 9 लाख। ही रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 9 लाख फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। सैलरी आपको पता है फुली टैक्सेबल है। ये पैराग्राफ की शक्ल में क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखते जाएं इसे। पैराग्राफ को कंप्लीटली पढ़ें। एंड फर्दर रिसीव 80,000 एज कन्वेंस अलाउंस। कहता है फर्दर उसे 80,000 का कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है। तो कन्वेंस अलाउंस बेटा फुली टैक्सेबल होता है। कन्वेंस अलाउंस 80,000 है, फुली टैक्सेबल है। इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है 75,000 एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस है 75,000। फुली टैक्सेबल है। इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 26,000। इसको मार्क कर लें। ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स स्टेप नंबर 8 में आना है। पॉइंट नंबर 2 देखें, कहता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू हिज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो मैंने आपको बताया था जब प्रोविडेंट फंड आएगा तो आपने उसकी हेडिंग दे देनी है, उससे रिलेटेड 3 अमाउंट्स आपने लिखनी है। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसकी टाइप लिखें आप, कौन सी टाइप है। इससे रिलेटेड 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, देन इंटरेस्ट क्रेडिटेड। तो इन तीनों की आपने टैक्स ट्रीटमेंट लिखनी है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टाइप के लिहाज से इसकी टैक्स ट्रीटमेंट पर इफेक्ट होता है। सबसे पहले जी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो जितनी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उतनी ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 90,000। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड आपको दिया हुआ है 10% के रेट के मुताबिक 18,000। अब टैक्स ट्रीटमेंट देखें जी, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, इसको दोबारा यहाँ पर टैक्सेबल नहीं किया जाता। ये सैलरी में से काट कर एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। जब आप पूरी सैलरी यहाँ लिख चुके हैं ना, तो फिर ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की सूरत में 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जैम्प्ट होती है। 90,000 बनता है और 10% ऑफ बेसिक सैलरी ले तो वो भी 90,000 ही आता है। तो नथिंग इज टैक्सेबल। 90,000 में से 90,000 एग्जैम्प्ट हो गया, 10% ऑफ बेसिक सैलरी 90,000 बनता है। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड 16% तक एग्जैम्प्ट है। एग्जैम्प्ट अप टू 16%। 16% किसका? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिला लें तो 1,80,000 बनता है। इंटरेस्ट हमेशा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से इकट्ठी होने वाली रकम पर मिलता है।
10% मिल रहा है इस टाइम, 16% तक वैसे ही एग्जाम्प्ट है, 16% तक वैसे ही एग्जाम्प्ट है। कितना बनता है? 1,80,000 का 16% लेना, वो तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है। 10% आपको ऑलरेडी मिल रहा है और ये 16% तक एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा फिर एग्जाम्प्ट हो गया ना। 28,800, तो इसका मतलब है नथिंग इज टैक्सेबल। तो ये प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट हो गई थी। आगे चले शाबाश। इस पैराग्राफ को हमने पूरा पढ़ लिया जी, इसमें कोई और चीज़ नहीं है इसके अलावा। थर्ड पैराग्राफ पर आए जी। कहता ही पेड 40,000, ध्यान से देखिएगा, ही पेड 40,000 एज अ प्रीमियम टू इंश्योर हिज ओन लाइफ। अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवाई है उसने, इस पर उसे एवरेज रिलीफ मिलनी है। ये जो 40,000 उसने प्रीमियम दिया है ना अपनी लाइफ को इंश्योर करने के लिए, तो लाइफ इंश्योरेंस के बदले में एवरेज रिलीफ मिलती है। और फिर आगे लिखा हुआ है 3,000 रुपया उसने दिया है टू इंश्योर द लाइफ ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की इंश्योरेंस के लिए। 20,000 रुपये की इंश्योरेंस है, उसके लिए उसने 3,000 रुपया दिया है। वाइफ की इंश्योरेंस के बदले में आपको टैक्स में कोई राहत नहीं मिलेगी। इसी पैराग्राफ में देखें तो एंड पे लिखा हुआ है ही आल्सो क्लेम्ड एग्जेम्पशन 50,000 पेड एज डोनेशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जितनी डोनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल्स को दी जाती है इस पर एवरेज रिलीफ मिलती है, तो इसको भी मार्क कर लें। भी दो चीज़ों पर अब एवरेज रिलीफ मिलनी है, एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर और दूसरा ये जो डोनेशन दी है गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। फोर्थ पॉइंट पढ़ें जी। कहता है ही ओज अ प्रॉपर्टी, वो मालिक है एक प्रॉपर्टी का जिसको उसने लेट आउट किया हुआ है, किराए पर दिया हुआ है और 15,000 पर मंथ उसका किराया आ रहा है, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा। कहता है उसके बाद लिखा हुआ है ही इंकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2,500, उसने 2,500 के एक्सपेंडिचर किए हैं, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर कलेक्टिंग द रेंट इकट्ठा करने के लिए 1,000 रुपया खर्च किया, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है जी ग्राउंड रेंट उसने 900 का दिया, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर लिखा हुआ है जी मार्क अप पेड ऑन लोन, मार्क अप दिया है लोन पर। कौन सा लोन? 50,000 का लोन, जिसमें से 60% 60% यूटिलाइज टू एक्वायर द बिल्डिंग एंड 40% फॉर पर्सनल। क्या दिया उसने भला? मार्कअप। ये जो 40% उसने जाती कर्जा लिया था ना, 40% कर्जा जाती इस्तेमाल के लिए लिया था, उस पर वो सूद दे रहा है। भाई सूद दे रहा है, कोई इनकम तो नहीं ना है, ये टैक्स तो नहीं लगेगा। हाँ, ये जो उसने कर्जा लिया और उसका 60% सूद, 60% कर्जा उसने बिल्डिंग बनाने पे खर्च किया, तो जितना सूद उसने दिया उसका 60% मार्कअप है हाउस बिल्डिंग, घर बनाने के लिए। उसके बदले में उसे राहत मिलेगी, टोटल इनकम में से माइनस करने की इजाज़त मिल जाएगी। 50,000 टोटल मार्कअप है ना, 50,000 टोटल मार्कअप है, उसमें से 60% किसके लिए है? बिल्डिंग के लिए। उसके बदले में उसे टैक्स में राहत मिल जाएगी। जो 40% जाती इस्तेमाल में ना, उसके बदले में कोई राहत, ये कोई इनकम नहीं बात हो रही, ये तो उसने मार्कअप दिया है, सूद दिया है। तो जो घर बनाने के लिए सूद दिया जाता है ना, उसके वो टैक्स में इजाज़त है कि आप उसे टोटल इनकम में से माइनस कर लें। मार्कअप याद है, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस। तो ये जो 40% उसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कर्जा लिया है ना, उसके बदले में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, जो 60% बिल्डिंग बनाने के लिए ना, उसके बदले में टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे। इसको मार कर लें जी आप। उसके बाद लिखा हुआ है ही रिसीव डिविडेंड 30,000 फ्रॉम लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी से जितना भी डिविडेंड मिलेगा 15% टैक्स होगा। और फिर प्राइवेट कंपनी से 10,000 मिला, इस पर भी 15% होगा। प्रॉफिट एंड लॉस बैंक अकाउंट से जो मुनाफा मिला इस पर 10% टैक्स होगा। ये FTR की इनकम है। बैंक से जो मुनाफा मिलेगा उस पर 10%, कंपनियों से जो डिविडेंड मिला उस पर 15% टैक्स होगा। ये FTR की इनकम है। उसके बाद लिखा हुआ है चिल्ड्रन एजुकेशन फीस, ये भी याद रखना है। चिल्ड्रन एजुकेशन फी टोटल इनकम में से, जहां ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, वहां पर चिल्ड्रन एजुकेशन फी भी माइनस होनी है। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल FTR है और इसका 15% टैक्स है। उसके बाद कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, डिस्पोज ऑफ आफ्टर 12 मंथ,
12 महीने के बाद प्राइवेट कंपनी के शेयर बेचकर गेन हुआ है तो 25% एग्जाम्प्ट है ये। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचकर, पेंटिंग्स को बेचकर, एंटीक्स को बेचकर, बोनस शेयर्स को बेचकर जो गेन होगा ना, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को, पेंटिंग्स को, एंटीक्स को, ज्वेलरी को, मेडिलियंस को और बोनस शेयर्स को, अगर होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ हुआ तो इस पर 25% एग्जाम्पशन है। 25% एग्जाम्पशन है, 25% राहत मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं तो कैपिटल लॉस भी दिया हुआ है। तो पहले 25% एग्जाम्प्ट करना है, फिर कैपिटल लॉस माइनस करना है। उसके बाद रॉयल्टीज ऑन प्रोफेशनल बुक, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। नॉन प्रोफेशनल राइटर होता ना तो अदर सोर्सेज में आना था, प्रोफेशनल बुक राइटर है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा जाएगा। इनकम फ्रॉम टिम्बर बिजनेस, लकड़ी का कारोबार है, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, फुली टैक्सेबल होगा। कैश लोन फ्रॉम फादर टू परचेज अ प्लॉट, जो मर्जी खरीदे, कैश लोन लिया है तो इसकी कोई ट्रीटमेंट फुली टैक्सेबल होगा, ये इस पर राहत नहीं मिलेगी। बेशक कर्जा लिया हुआ है, कैश लोन है ना, इस वजह से टैक्सेबल होगा। हाँ जी। उसके बाद लिखा हुआ है रीइंबर्समेंट ऑफ 50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन इंटरनेट चार्जेस, उसे टेलीफोन का जो उसने बिल दिया ना उसको रीइंबर्स कर दिया गया है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, 20% ऑफ दिस अमाउंट वाज स्पेंड फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज। इसका मतलब है 80% बिल उसने जाती इस्तेमाल के लिए खर्च किया है, 20% दफ्तर। तो इस बिल का 80% टैक्सेबल हो जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स या इंटरनेट बिल्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। तो इस 50,000 का 80% लेना बेटा, ध्यान से जरा, ये नहीं 20% लिख दें आप। 20% तो ऑफिशियल के लिए, वो तो एग्जाम था। बाकी 80% जाती इस्तेमाल के लिए वो टैक्सेबल होना है। कितना आएगा, 40 था। उसके बाद आगे चले शाबाश। तो यहाँ तक ही देखें जी, ये क्वेश्चन है ये वाला, इसका मतलब हमने इनकम फ्रॉम सैलरी सारी पढ़ ली है। तो यहाँ तक टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी। $10,95,000 ये आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी। टोटल सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग किसकी देनी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेक्शन 15 प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देखें एक ही पैराग्राफ है जिसमें बताया हुआ था जो इसकी प्रॉपर्टी का एक मालिक है, जिसमें से 15,000 सालाना क्या महाना क्या वसूल कर रहा है, रेंट वसूल कर रहा है। इसके अलावा एक्सपेंसेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। तो प्रॉपर्टी इनकम यहाँ लिखे नहीं, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। $15,000 पर मंथ है। तो प्रॉपर्टी इनकम आ गई 1,80,000। ये वैसे ही फुली एग्जाम्ड है, लेकिन 12 इसके साथ यहां लिख दे टू बी टैक्स्ड। मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 18 आपने खुद करना है, 19 में करवा रहा हूँ, 18 आपने खुद करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम 21 करेंगे, 20th नहीं भी करना। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 20, इन तीनों क्वेश्चन में एक कॉमन इशू है जो हम सबसे एंड पे डिस्कस करेंगे। तो 20 को भी हम छोड़ देंगे, 19 हम कर रहे हैं, 18 आपने खुद करना है, 2, 3 और 20 ये हम अलग से करेंगे। इन तीनों में एक कॉमन इशू है जो सबसे एंड पर डिस्कस करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हेडिंग किसकी देनी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेक्शन 18।
देखें जी शाबाश, इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या क्या है, जिन जिन चीज़ों को मार किया उनको देखें शाबाश, जिन जिन आइटम को मार किया हुआ है उन सबको देखें शाबाश। आपके पास बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर आए तो रॉयल्टीज ऑन प्रोफेशनल बुक्स है। मैंने बताया कि अगर ये नॉन प्रोफेशनल होती ना तो अदर सोर्सेज में आना था। रॉयल्टीज ऑन प्रोफेशनल बुक्स फुली टैक्सेबल है 50,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम टिम्बर बिजनेस फुली टैक्सेबल है 45,000। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस यही है जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद हेडिंग देनी है कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन सेक्शन 37। कैपिटल गेन सेक्शन 37। जी हाँ जी, कैपिटल गेन की आइटम देखें जी कौन कौन सी है। बेटा जिन जिन को मार के ना एक दफ़ा ज़रा देख ले ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। सबसे एंड पर है जी कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स। गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स 20,000 है। होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ है तो ये एग्जाम्ड होगा अप टू 25%। 25% गेन लेस करेंगे तो ये 5,000 आ जाएगा। 5,000 माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचा 15,000। क्योंकि होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ है इस वजह से 25% एग्जाम्पशन है। वो 25% एग्जाम किया। अब नेक्स्ट पेज पे देखें तो साथ ही कैपिटल लॉस दिया हुआ है तो पहले ये 25% एग्जाम्पशन माइनस करने के बाद कैपिटल लॉस माइनस करना है। कैपिटल लॉस साथ ही गिवन है आपको 8,000 का। रिमेनिंग जो बचेगा 7,000 वो टैक्सेबल होगा। पहले 25% ऑफ गेन माइनस करना है उसके बाद कैपिटल लॉस माइनस करना है जी आप। तो कैपिटल गेन से रिलेटेड मेरा ख्याल है यही एडजस्टमेंट्स है बस। कैपिटल गेन के बाद नेक्स्ट आ जाए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। FTR है वो। अदर सोर्सेज देखे शाबाश, जिन जिन को मार किया हुआ सबको देखें शाबाश एक दफ़ा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सबको देखें शाबाश एक एक दफ़ा ताकि कोई आइटम मिस ना हो जाए। तो कैश लोन फ्रॉम फादर टू परचेज अ प्लॉट सिर्फ एक ही इनकम है जी, ये फुली टैक्सेबल है क्योंकि कैश लोन है इस वजह से टैक्सेबल है क्योंकि इसका सबूत नहीं होता कि हमने कर्जा लिया हुआ है। 1 लाख फुली टैक्सेबल हो। तो यहाँ तक सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए। यहाँ तक आप टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। यहाँ तक शाबाश टोटल करें, टोटल इनकम कितनी आ रही है जी? 12,97,000 ये आपके पास टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम में से 5 चीज़ें माइनस होनी है। ज़कात, वर्कर्स वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस। वो यहां पर है, पहले ये लिख लें, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस। मार्कअप था टोटल 50,000,
इसमें से 60% बिल्डिंग बनाने के लिए था, तो वो हाउसिंग फाइनेंस में आ जाएगा। 60% कितना आ गया? 30,000। चिल्ड्रन एजुकेशन फीस की लिमिट की इजाज़त कब है भला? जब आपकी टोटल इनकम 15 लाख तक हो, तो 15 लाख तक है, इसका चिल्ड्रन एजुकेशन फीस भी यहां पर अलाउड है। उसका क्या रूल है जी? फर्स्ट क्या करना है, जितनी फीस है, देखिए कितनी फीस है, फीस है 2 लाख, पहले उसका 5% लें, 5% आ जाएगा 10,000। फिर टोटल इनकम का 25% लें, टोटल इनकम का 25% लेके बताएं ना। तीन लाख उसके बाद थर्डली क्या करें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, इनको 60,000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 1,20,000। अब इन तीनों में से जो सबसे कम है वो रिलीफ मिल जाएगा, 10,000 रुपीज़ अलाउड है टू बी डिडक्टेड। टोटल इनकम में से ये तीनों चीज़ें माइनस कर दें, सॉरी दोनों माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। क्या आ गई? एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऐड हो जाता है, इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है, तो यहां तक ही आपकी टोटल इनकम रहेगी, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम तक ही आपकी टोटल इनकम रहेगी। अब यहां पर टैक्स कैलकुलेट कर लें, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल 12,57,000, 12,57,000 बताएं कौन सी स्लैब में आ रहा है, 12,57,000 बताएं कौन सी स्लैब में आ रहा है जी? थर्ड स्लैब की क्या रेंज है? 12 लाख तक फिक्स टैक्स होगा, कितना? 30,000। और 12 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है, $57,000 ज़्यादा है, उस पर 10% है, कितना आ जाएगा? 5,700। तो आपका एक्चुअल टैक्स पेएबल कितना आ गया जी? एक्चुअल टैक्स पेएबल कितना आ गया? 35,700 एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया। रेट पर्पज वाला था ही नहीं, अब आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया। एक्चुअल टैक्स पेएबल के बाद क्या करना है? थर्ड स्टेप है सीनियर सिटीजन रिबेट। एक्चुअल टैक्स पेएबल में से सीनियर सिटीजन रिबेट कितने परसेंट है भला? 25%। सीनियर सिटीजन रिबेट 50% है, लेस कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स 50% रायत है, लेकिन इस क्वेश्चन में अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। क्यों भला? नहीं, हाँ जी, बिकॉज एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो तो फिर ये सीनियर सिटीजन रिबेट नहीं मिलती, तो कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन में। 35,700 ही आ जाएगा। एक्चुअल टैक्स पेएबल के बाद
एक्चुअल टैक्स पेबल के बाद, सीनियर सिटीजन रिबेट के बाद क्या आएगी? टीचर्स रिबेट, कंसेशन फॉर टीचर्स। टीचर्स को कंसेशन है 25%, टीचर्स की कंसेशन है 25%। लेकिन ये 25% किस पर लेना है? सैलरी इनकम के टैक्स पर। तो क्या करेंगे? पहले टैक्स ऑन सैलरी इनकम फाइंड आउट करेंगे। एज अ टीचर एक शख्स सैलरी इनकम अर्न करता है तो उसे रिलीफ भी सैलरी इनकम के टैक्स पर मिलेगी। टैक्स ऑन सैलरी इनकम फाइंड आउट करनी है जी। सैलरी इनकम कितनी है? 10,95,000। तो देखा जाएगा 10,95,000 जो सैलरी इनकम है ना, इसका टैक्स कितना बनता है? टीचर्स को जब भी रिबेट देनी है सैलरी इनकम के टैक्स पर देनी है, क्योंकि एज अ टीचर वो सैलरी ही अर्न करते हैं, बिजनेस नहीं करते, कैपिटल गेन एज अ टीचर नहीं कमाते वो, या अदर सोर्सेज से या प्रॉपर्टी से एज अ टीचर नहीं कमाते, वो सैलरी से एज अ टीचर कमाते हैं। तो 10,95,000 का टैक्स देखें शाबाश स्लैब रेट के मुताबिक किस स्लैब में आ रहा है? 10,95,000 देखकर बताएं किस स्लैब में आ रहा है। सेकंड स्लैब की क्या रेंज है? 6 लाख तक फिक्स टैक्स है भला? कितना है? 6 लाख तक फिक्स टैक्स कितना है? नहीं है। 6 लाख तक जीरो टैक्स है। 6 लाख तक जीरो टैक्स है। 6 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है उस पर 5% टैक्स है, वो है 4,95,000। इस पर 5% टैक्स है। 24,750। तो एज अ टीचर टैक्स कितना आ गया? 24,750 टैक्स आ गया। वैसे उसका टैक्स 35,700 बनता है, लेकिन एज अ टीचर उसका टैक्स कितना बनता है? 24,750। तो 24,750 पर 25% रिबेट होगी। एज अ टीचर जो सैलरी इनकम है उसका जो टैक्स बनता है उस पर 25% लेना है। सारे टैक्स पर 25% राइज नहीं दे देनी। सारे टैक्स पर 25% मिल गई तो इसका मतलब है उसको सैलरी पर भी मिल गई, बिजनेस पर भी मिल गई, कैपिटल गेन पर भी मिल गई, अदर सोर्सेज पर भी मिल गई। सिर्फ सैलरी के टैक्स का 25% लेकर लेस करना है 100। तो एज अ टीचर उसे रिबेट मिलेगी 6187। चले 88 कर लें। तो टैक्स पेएबल एज अ टीचर 4th स्टेप के बाद बताएं कितना टैक्स पेएबल आ जाएगा? 35,700 में से 6188 माइनस करके बताएं। 512। ये 4th स्टेप आ गया। 5th स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं है। 6th स्टेप है एवरेज रिलीफ। एवरेज रिलीफ इसमें है, और आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हर क्वेश्चन में एवरेज रिलीफ आ रहा है, और पेपर में भी तैयार रहें कि एवरेज रिलीफ पेपर में ज़रूर होगी। देखिए नहीं किस किस पर एवरेज रिलीफ देनी है? अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ, तरतीब से जिन जिन पर निशान लगाया उन सबको देखें। लाइफ इंश्योरेंस कितनी है? 40,000। देखिए इंश्योरेंस तो 1 लाख की है, लेकिन प्रीमियम 40,000 है। प्रीमियम 40,000 है। उसके बाद अपनी वाइफ की लाइफ उस पर तो नहीं मिलेगी। कहता है ही आल्सो क्लेम एग्जाम्पशन 50,000 पेज एज डोनेशन टू द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। डोनेशन टू द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कितनी है?
50,000, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। उसके अलावा ध्यान से देखें शाबाश, ढूंढे किसी पर एवरेज रिलीफ और किसी पर मिलनी है। एवरेज रिलीफ देखें और किसी पर मिलेगी जी नहीं। तो लाइफ इंश्योरेंस 40,000 है, इसको आप आउटर कॉलम में लिख लें। मैंने इसको इनर कॉलम में भला क्यों लिखा था, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के साथ दो और चीज़ें हैं, उनमें से किसी एक पर मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर्स और तीसरी स्कूक्स ऑफर्ड, इन तीनों में से किसी एक पर रिलीफ मिलती है। लेकिन इस क्वेश्चन में अकेली लाइफ इंश्योरेंस ही थी, तो इस पर रिलीफ मिल जाएगी और इस पर रिलीफ मिल जाएगी। टोटल 90,000 पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। 90,000 की अमाउंट पर एवरेज रिलीफ देनी है। एवरेज रिलीफ निकालने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ, याद है कि रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड करें रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ। नहीं है, ना रेट पर्पज़ वाला टैक्स है ना रेट पर्पज़ वाली इनकम है। तो फिर तरीका क्या है, जो पिछले स्टेप का टैक्स हो उसको एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर दें। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी है, 12,57,000, और जिस पर रिलीफ देनी हो 90,000 उससे मल्टीप्लाई कर दें। क्या आ जाएगी जी एवरेज रिलीफ, जी बेटा क्या कह रहे, नेट टैक्स पेबल आ जाए 2000 13 2113 आपके पास एवरेज रिलीफ बेटा आ जाएगी। टैक्स पेबल में से एवरेज रिलीफ माइनस करें, बताएं नेट टैक्स पेबल कितना आ रहा है, 27,000, ये नेट टैक्स पेबल आ गया। नेट टैक्स पेबल के बाद क्या करते हैं, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। 7th स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक कितना है जी, कौन कौन से होते हैं बेटा टैक्स सेपरेट ब्लॉक में, 3 चीज़ें, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन की इनकम और गोल्डन हैंडशेक। प्रॉपर्टी इनकम है बोला आपके पास, प्रॉपर्टी इनकम है जी आपके पास 1,80,000, ये वैसे ही फुली एग्जाम्प्ट है। प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख तक वैसे एग्जाम्प्ट है। प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख तक वैसे ही एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब है कोई सेपरेट ब्लॉक नहीं आएगा। गोल्डन हैंडशेक वैसे नहीं है। अब लास्ट स्टेप है जी 8th स्टेप, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बताएं शाबाश देखकर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में क्या क्या है, देखकर बताएं शाबाश टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में क्या क्या है जी। वो टैक्सेस जो आप पे कर चुके हुए हैं, पहले स्टेप में पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है जी 26,000 का टैक्स आप पे कर चुके हैं। इसके अलावा तो मेरा ख्याल है और कुछ भी नहीं है। 26,000 माइनस कर दें, तो आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल 1,300। इसके बाद टैक्स अंडर FTR, टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। बताएं जी शाबाश FTR में कौन कौन सी इनकम है, FTR की इनकम बताएं शाबाश कौन कौन सी है। 5वां पॉइंट देखें पूरा FTR का है, 6ठा पॉइंट भी FTR का है, 5th और 6th पॉइंट दोनों FTR के हैं। कहता है डिविडेंड ऑफ 30,000 फ्रॉम लिस्टेड कंपनी,
डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड कंपनी कितना है 30,000। इसके टैक्स रेट का आपको पता होना चाहिए 15% इसका टैक्स है। ये आ गया 4500। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम प्राइवेट कंपनी डिविडेंड फ्रॉम प्राइवेट कंपनी कितना है 10,000। इस पर भी 15% टैक्स है। ये आ गया 1500। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम PLS बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग बैंक अकाउंट है। कितनी अमाउंट है 15,000। इस पर 10% टैक्स है जी। उसके बाद 6 पॉइंट है विनिंग फ्रॉम क्रॉस वर्ड पजल 40,000। इस पर भी 15% टैक्स है। विनिंग फ्रॉम कितनी अमाउंट है 40,000। 40,000 पर कितने परसेंट टैक्स है जी 15%। तो ये कितना आएगा 6,000। तो टोटल FTR का टैक्स जो आप पे कर चुके होते हैं इसको ऐड करने शाबाश। FTR का टैक्स कितना आ जाएगा 13,500। टैक्स अंडर FTR आ गया जी आपका 13,500। इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 मैं फिर कह रहा हूँ आपने खुद करना है।